इस्लामाबाद की सीट जो है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई हैं। दूसरी बॉल बैटिंग करते हुए रन चेस करना मुश्किल है, तो एज ए बैट्समैन उनको ये तमाम चीज़ें समझनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग और ज़्यादा रिसर्च के साथ यहाँ तक पहुँच गई हूँ। जितने भी शिप्स वगैरह जो जाते हैं समंदर में, दे ऑब्वियसली दे पोल्यूट आवर सी। एक मॉडिफाइड रिस्ट्रक्टर होते हैं और एक नॉन मॉडिफाइड रिस्ट्रक्टर होते हैं। इतना ज़्यादा मसले हैं वहाँ पे कि सर्वाइवल के ही मसले नहीं खत्म हो रहे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और आज माशाल्लाह से जुमेरात का दिन है, बिल्कुल और कल जुमा है, 12 रबीउल अव्वल भी है, तो खुशी इस बात की भी कि कल एक पब्लिक हॉलीडे आ रही है। ऐसा ही है, पब्लिक हॉलीडे है। और आज एशिया समेत पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल की जो है वो रात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। यकीनन जहां वालों के लिए आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह वजूद कायनात से बढ़कर कोई नेमत नहीं, और इसके आने की खुशी का रब भी हुक्म दे रहे हैं। आज 12 रबीउल अव्वल की रात रब के हुजूर जहां खुद के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे, वहीं पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं कीजिएगा। इसी के साथ नाजरीन, हमें बड़ी खबर की जानिब जो है वो बढ़ना होगा। देखते हैं आज प्रोग्राम में और क्या क्या है। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन किस हाल में है? बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट ने आंखें खोल दी। गुर्बत से तंग मुतासरीन बेटियां बेचने पर मजबूर। 10-10 साल की बच्चियों की 70-70 साल के बूढ़ों से शादियों का इंकिशाफ। हकीकत क्या है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इलेक्शन से पहले सियासी मैदान में नया ट्विस्ट। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 272 से कम होकर 266 हो गईं। कराची की 3 सीटों का इजाफा, अंदरून सिंध की 3 सीटें कम। नई सीटों का मामला सियासी सेटअप में क्या तब्दीली लाएगा? एशियन गेम्स में कौमी वॉलीबॉल टीम की शानदार कारकर्दगी। 1994 के बाद पहली बार 5वीं पोजीशन पर आ गई। शानदार कारकर्दगी पर टीम के ब्राजीलियन कोच के जज्बात बेकाबू, वीडियो वायरल। और पाकिस्तान में अमवात की सबसे बड़ी वजह अमराज कल्ब करार। 30% लोग दिल की बीमारियों के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी यौम अमराज कल्ब की मुनासबत से खुसूसी सेगमेंट प्रोग्राम में हिस्सा बनेगा। आज ये जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे, और बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिलेगा, हमारी भी रहनुमाई होगी। तो जनाब आगे बढ़ेंगे ट्रेंड्स की तरफ। तो हैशटैग पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये टॉप ट्रेंड में शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि भारत पहुंच चुकी है, ग्रीन शर्ट्स के भारत पहुंचने पर शायकीन क्रिकेट पुरजोश नजर आए, और ट्रेंड में आम अफराद से लेकर भारतीय पुलिस एहलकार भी पाकिस्तान टीम की एक झलक देखने को हमें बेताब दिखाई दिए। शाहीनों के हैदराबाद पहुंचने पर बाबर आजम तवज्जो का मरकज बने रहे। ट्रेंड में अब तक 29,000 से ज्यादा सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। बाबर आजम सुपरस्टार हैं जनाब, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वीज़े में तो रुकावट डाली, लेकिन अवाम मोहब्बत करती है, और उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बहुत अच्छे से वेलकम किया है। बहुत जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सैरिश रोका नहीं जा सकता। आप हवा को नहीं रोक सकते हैं, आप समंदर की लहरों को नहीं रोक सकते हैं, आप पहाड़ की चोटी को बुलंद होने से नहीं रोक सकते। इसी तरीके से जिसे कोई नहीं रोक सकता। बाबर और शाहीन के नाम के नारे एयरपोर्ट पर लगते रहे, और ना सिर्फ आवाम बल्कि पुलिस एहलकार भी सेल्फियां लेते हुए दिखाई दिए हैं। अगला हैशटैग जो है वो भी इसी से मुनासबत रखता है, हैशटैग हैदराबाद। और हैदराबाद भी टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया है जी। सोशल मीडिया पर भारतीय आवाम की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वार्म वेलकम की वीडियोस जो हैं वो शेयर हो रही हैं। कौमी टीम के भारतीय शहर हैदराबाद दक्कन पहुंचते ही पाकिस्तानी टीम जैसे ही एयरपोर्ट से निकली है, और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे, उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, ना ही किसी फैन को करीब आने दिया गया है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी क्लैश होता है, या पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती है, या इंडिया की टीम पाकिस्तान जब भी आई है, सिक्योरिटी बहुत टाइट रखी जाती है। उसकी वजह यही है कि दोनों जानिब से शायकीन क्रिकेट जो हैं वो अपने हीरोज को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। खैर, मैच जो है बड़ी जल्द होने वाला है। कल होगा एक वार्म अप मैच जो कि न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की टीम खेलेगी, और उसके बाद 6 अक्टूबर से बाकायदा आगाज हो जाएगा वर्ल्ड कप के सेशन का। जी बिल्कुल। और अब जनाब ये और अहम खबर है, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त तवज्जो का मरकज भी है। इलेक्शन कमीशन ने
इब्तदाई हल्का बंदियों की रिपोर्ट शाया कर दी है। इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात 30 दिन यानी कि 26 अक्टूबर तक रहेगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात का हक मुतल्लिका हल्के के वोटर्स के पास होगा, जो इसके बाद 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे और एतराज़ात जमा करवाने वाले के लिए लाजिम है कि मुतल्लिका हल्के का वोटर हो। ज़िले के नक्शे इलेक्शन कमीशन से कीमत अदा करके लिए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की आबादी 23,63,000 से ज़्यादा है, इसलिए इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 3 होगी, यानी कि इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की एक नशिस्त का कोटा 7,87,000 वोटर्स पर है। पंजाब की आबादी 12,74,88,000 से ज़ायद है, इसलिए पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें 141 हैं। सिंध की आबादी 5,56,96,147 है, यहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 61 बताई गई है। केपी अगर चले जाएं तो वहाँ पर कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 45 और बलूचिस्तान में नशिस्तों की तादाद 16 है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो वेलकम टू आवर शो लगारी साहब। पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो हल्का बंदियों के बाद सीटें कम ज़्यादा हुई हैं, आपको क्या लग रहा है, ये कुछ कंट्रोवर्सी तो क्रिएट नहीं होगी या फिर ये बर्डन तो नहीं आ जाएगा अब इलेक्शन कमीशन पर मजीद? जाहिर है कि अब इलेक्शन की हल्का बंदियां होनी थी और वो हो गई हैं और उस पर लोगों से एतराज़ात मांगे गए हैं। इस्लामाबाद की सीट जो है वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई हैं और पूरे पाकिस्तान में अमूमन ये है कि 9 लाख से ज़्यादा वोटों पर कौमी असम्बली की सीट रखी गई। इस्लामाबाद में जो है वो 7 लाख वोटों पर जो है वो रखी गई है। ज़ाहिर है कैपिटल में एक ये बात हुई है तो इस पर लोग ज़रूर बात करेंगे कि यार आप इनकी सीटें बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी और 2 से 3 करने की क्या ज़रूरत थी। इस पर ज़रूर सवाल भी होंगे, बात भी की जाएगी और इनके मजमूई वोटर्स जो हैं एक हल्के के वो दूसरे पाकिस्तान के हल्कों से 2 लाख कम क्यों रखे गए हैं, ये बात ज़ाहिर लोग करेंगे। लेकिन सही है लगारी साहब, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जब इस्लामाबाद में बात होगी तो सिंध की सियासत में क्या रद्दोबदल आएगा, क्योंकि कराची की 3 सीटें बढ़ा दी गई हैं और अंदरून सिंध की 3 सीटें कम की गई हैं। अगर आबादी बढ़ेगी कराची की तो जाहिर है उस पर सीटें भी बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि आबादी बढ़ेगी तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन एक बात जरूर देखना चाहिए कि किसी गैर मुल्की को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो आपका वोटर बनकर अपने पाकिस्तान में नतायज को तब्दील करे। इसलिए कि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो है अफगानों की है और अफगानों के तो यहाँ पर शनाख्ती कार्ड भी बन गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको अगर उर्दू जुबान नहीं बोलनी आती, सिंधी नहीं आती है, लेकिन वो बहरहाल फिर भी अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं। कोई मैकेनिज्म ऐसा होगा, लेकिन अगर वो उनके नाम इंतखाबी लिस्टों में होंगे तो सवाल होगा कि जनाब ये क्या हो गया है। और अगर अभी जैसे कि लगारी साहब 26 से 28 अक्टूबर तक मेरा ख्याल है कि ये वक्त है कि इस पर जितने भी एतराज़ात हैं वो दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन से नक्शा लेकर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो आबादी का जो तादाद है उस पर भी क्या कोई तराजा खड़ा हो सकता है कि भी कैसे कम हो गई, कैसे ज़्यादा हो गई, और इस तरीके से फिर ये हल्का बंदियों का मामला मजीद डिले में जा सकता है? डिले में तो नहीं जा सकता, उतनी ही मुद्दत में होगा और जितनी मुद्दत दी गई है। इन्हें जो है नवंबर तक लिस्टें फाइनल करके छाप देनी है और इलेक्शन प्रोसेस में जाना है। और ये जो फर्क पड़ा है सीटों का, वो बहरहाल आबादी बढ़ी है तो क्या अंदरूनी सिंध से सिंध के शहर देही इलाकों से आबादी जो है मुंतकिल हुई है शहरों की तरफ, तो उसको भी ज़रूर देखना होगा। सैलाब की वजह से और बारिशों की वजह से भी लोग मुंतकिल हुए हैं कराची में, उसको भी देखना होगा। लेकिन उनके पास क्या वो वोटर बने हैं कि नहीं बने हैं, क्या उन लोगों के पास कोई रिहाइश है कि नहीं है। आप सुपर हाईवे पर सफ़र करें, दोनों तरफ आपको एक लंबी कतार नजर आएगी झुग्गियों की और लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बनाई हुई हैं। क्या इनको आपने इनरोल किया है, नहीं किया है, ये पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी नहीं हैं, इनके बारे में भी आपको देखना होगा। तो लगारी साहब, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अभी तक सिंध की जो सियासत है, जो सिंध की असेंबली तैयार होती है, उसका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो इंटीरियर पर होता है, कराची का इतना अमल दखल नहीं होता। अब कराची की सीटें खा वो आबादी की वजह से बढ़ी हैं या किसी भी वजह से बढ़ी, अगर ये ऐसे ही बतदरीज बढ़ती रहती हैं तो क्या आने वाले वक्तों के अंदर कराची से फैसले हुआ करेंगे सिंध के? नहीं, ये नहीं कह सकते हैं, अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि जनाब फैसला कौन कोई फर्क आ गया है,
2-3 सीटों का फर्क आया है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कोई ऐसा बड़ा फर्क है कि जो, और ये भी कौमी असम्बली में है, तो कौमी असम्बली में क्या जाकर नतीजा निकलता है ये बिल्कुल दूसरी बात है। बात यह है कि सूबाई असम्बली में भी सीटों में यहाँ शायद बढ़ाई जाए, लेकिन सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ाने से भी बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा लगारी साहब, यहाँ पर ये प्लीज ये बता दीजिएगा कि अगर कौमी असम्बली में 3 बढ़ी हैं तो सूबाई असम्बली में कितनी तादाद जो है वो बढ़ाई जा सकती है? वहाँ यहाँ 20 और 40 के हिसाब से थी, यहाँ अगर 3 बढ़ी हैं तो वहाँ शायद 6 बढ़ सकती हैं या इससे कमोबेश हो सकती हैं, लेकिन इसका सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करता है, क्या करता है, फार्मूला क्या है, वो तो खुद तय करेगा। सही। तो लगारी साहब, अभी जो सारी सूरत हाल है इसमें कहा गया कि दरखास्तें अब जो आएंगी, जो भी एतराज़ात होंगे नुमाइंदगियों पर, वो 28 नवंबर तक मुतल्लिका फरीकैन के मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। तो इलेक्शन की तारीख जो बताई जा रही है वो जनवरी का एंड मेरा ख्याल है कहा जा रहा है, तकरीबन 25 से 28 के दरमियान। मुझे ये बताएगा कि आपको लगता है कि इस डेट के दौरान हो जाएगा इलेक्शन या फिर ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं है? देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इलेक्शन के अलावा कोई और तरीके से इस सिस्टम को चलाएं, क्योंकि ये सिस्टम अगर आपसे मुंतखब नुमाइंदों के बगैर चल सकता है तो ये आइन से नाराफ है। क्या इसका मतलब ये है कि आप आइन को एक तरफ रख देंगे और आइन तकाज़ों को एक तरफ रख देंगे और इन झगड़ों की वजह से या हल्का बंदियों के तनाज़ात पर जो है आप लेकिन लगारी साहब 90 रोज में तो फिर भी नहीं हो रहे हैं ना इलेक्शन तो 90 रोज के बाद ही हो रहे हैं, फिर तो जवाब कोई भी हो सकता है। कोई कह रहा है सर्दी बहुत होगी तो जनवरी का आखिरी हफ्ता ठीक नहीं है, कोई कह रहा है फरवरी में होने चाहिए। आपको क्या नजर आ रहा है? इस मुल्क में दिसंबर में इलेक्शन हो चुके हैं, इस मुल्क में जनवरी में इलेक्शन हो चुके हैं, एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं। ये सारे उज़र पेश किए जा रहे हैं और मुझे हैरत इस बात की है कि PDM की जमातों के जो रहनुमा हैं वो ये बातें कर रहे हैं। क्या ये हमारे दिसंबर में सर्दी, दिसंबर 1970 में सर्दी ज़्यादा थी, आज सर्दी ज़्यादा है। आज तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी के हालात मुख्तलिफ हुए हैं, लेकिन इस वजह से इलेक्शन का इल्तवा जो है वो आइन से इनहराफ होगा। आप आइन से कितना इनहराफ कर सकते हैं और कितना और इनहराफ करना चाहेंगे। अगर आइन को आपने ताके नसिया में रख दिया तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, फिर बहुत सी चीज़ें फिर सर उठाएंगी जिनको आप रोक नहीं सकेंगे, बड़े मसाइल पैदा होंगे। यहाँ पर कौमियतों के मसले उठेंगे, यहाँ पर लोगों के और दीगर ऐसे। बिल्कुल लगारी साहब, आपने वजह फरमाया कि सब अवामिल हैं जो कि कार फरमा हो सकते हैं। चलें जी, अगर तो हुए इलेक्शंस पहले माजी में होते रहे इन महीनों में तो ये उज़र तो फिर बिल्कुल बेफजूल है कि सर्दी होगी या कुछ भी होगा। अलबत्ता 90 रोज़ में कराना ज़रूरी था, अगर नहीं हो रहे किसी भी वजह से और वो वजह माकूल है कि हल्का बंदियों का इशू था, तो अब जो डेट दी जा रही है वो जनवरी फरवरी की है, तो अल्लाह करे कि इसमें हो जाए। बहुत शुक्रिया लगारी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस पर अपनी राय से हमें आगाह किया। वैसे सर अगर देखा जाए तो मुल्क ही रमज़ान में जो है वो बना था, तो ये जो उज़र अब सर्दी और गर्मी के पेश किए जा रहे हैं इसकी खैर हमें समझ में नहीं आती है। अब मुल्क बन चुका है और मुल्क ने बड़े कारनामे कर दिए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ICC मेंस वनडे वर्ल्ड कप जो है वो खेलने के लिए पाकिस्तानी टीम भारत पहुंच गई है। दुबई से उड़ान भरने के बाद ग्रीन शर्ट्स ने हैदराबाद दक्कन में लैंड किया। पाकिस्तान टीम की आमद के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल ले जाया गया है। कल न्यूजीलैंड से होने वाले वार्म अप मैच के लिए शाहीन आज ट्रेनिंग सेशन करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट साजिद खान साहब मौजूद हैं। साजिद भाई, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो एक बेहतरीन सवाल कल से रिलेटेड। कल आपने देखा होगा लैंडिंग हुई, बड़े बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी टीम आई, बाबर आए। अच्छा, बाबर जब इससे पहले पाकिस्तान आए थे तो वाया दुबई नहीं समरकंद से आए थे। पानीपत का मैदान सजा था, इब्राहिम लोधी की सल्तनत को जो है वो गिराया था और मुगलिया दौर की जो है वो बुनियाद रखी गई थी भारत के अंदर 15वीं सदी में। अब बाबर दूसरी मर्तबा हिंदुस्तान पहुंचे, तो क्या लग रहा है आपको, तारीख जो है वो बदली जाएगी? बहुत शुक्रिया फ़हीम खान, आपको शहरीज को दोनों को बहुत बहुत सलाम। बहुत ही आला इस्तकबाल किया और जिस तरह आपने बाबर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ़क्र पाकिस्तान है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है, हमें टीम को बैक करना चाहिए। जो इस्तकबाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया गया है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे नज़र आए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह बाबर ने चाहा उसी तरह को टीम दे दी गई हो। बाबर को फ्री हैंड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से और पूरा बैक करेंगे पाकिस्तान को
क्रिकेट टीम को यकीनी तौर पर बैक भी करना चाहिए। 24 करोड़ की आवाम बिल्कुल सपोर्ट करती है, तमाम एनालिस्ट, तमाम चैनल सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ तो बहुत ही पॉजिटिव है। जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस मैच खेलेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ बगैर तमाशाइयों के, बगैर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच मैं एडवाइस दूंगा पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना है। और आपने देखा होगा रन चेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं और पाकिस्तान की जो चौक हो जाती है, हमारी टीम जो है वो चौक हो जाती है, चौक हो जाती है। दूसरा फ़हीम और शहरीज, ये मुझे आप बता दी, मेरे हाथ में बॉल है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आईसीसी का इवेंट है, बॉल आईसीसी यूज करेगी या इंडियन बॉल जो इंडिया में होम सीरीज होती है इंडियन ब्रांड बॉल इस्तेमाल करेगी? बहुत टेक्निकल सवाल है। इंडियन बॉल करने का मकसद इंडियन बॉलर पे उबूर हासिल है। बुमराह, सिराज जो भी है उनके बॉलर अपनी बॉल से इंडिया में बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं, मगर आईसीसी के इवेंट में आईसीसी के मैच रेफरी और आईसीसी के साथ साथ जितनी भी कंट्री है वो उन्होंने सबको खरीदा हुआ है। खरीदने के साथ मकसद ये होता है आईपीएल में बहुत ज्यादा चमक है। ये बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूँ। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 साहब बॉल कौन सी इस्तेमाल होने जा रही है बता दीजिए। कोकाबोरा या ड्यूक, ये जो आपके हाथ में ये कोकाबोरा है? कोकोपुरा बॉल है, मगर आईसीसी का इवेंट है। मेरे अपने जराए बताते हैं जब आईसीसी का इवेंट होता है तो आईसीसी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की बॉल यूज होती है, मगर इंडिया में जो भी सीरीज होती है और इंडिया की अपनी बॉल यूज होती है, तो इंडियन जो बॉल है वो यूज होगी 200%, जो मेरे अपने जराए बताते हैं। तो ये चीज बताना जरूरी था क्योंकि सबसे बड़े चैनल पे अब तक ये बात, दोनों बॉल्स का फर्क भी बता दीजिएगा, ड्यूक और ये कोकाबोरा। देखिए ड्यूक और कोकापुरा की बात हो रही है, ये ऑस्ट्रेलिया में जो बनती है उसकी बात करो जो आईसीसी लेके आएगी, मगर ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। इंडिया का वर्ल्ड कप में जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, इंडिया में इंडिया की अगर बॉल यूज हो गई, इंडिया के बॉलरों को बहुत ज्यादा उबर हासिल है। और अभी जो सीरीज जीता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया ने अपनी बॉल से खेलते हुए आज, हालांकि ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है, 2 मैच हारा है और सीरीज जीता है, तो पहले बैटिंग करते हुए 350 पौने 400 रन होता है। हाँ, दूसरी बैटिंग करते हुए रन चेस करना मुश्किल है। तो ये भी हमारी टीम को, हमारी मैनेजमेंट को, जो कि हमारे अपने कप्तान बाबर आजम को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मगर सब एज ए बैट्समैन उनको ये तमाम चीजें समझनी चाहिए और मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए। साजिद भाई एक चीज ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, मुझे बताइए, जैसे फीफा के लिए जो है वो सियालकोट से फुटबॉल तैयार होती है, सभी जानते हैं, और यहीं से जो है वो बेहतरीन और एक आलमी मयार की फुटबॉल जाती है तैयार होकर के। उसी तरीके से हो सकता है कि इंडिया में जो बॉल तैयार हो रही है वो हमें लग रहा हो कि इंडियन बॉलर्स को सपोर्ट कर रही है, पर वो हो दर हकीकत एक आलमी नौयत की। देखिए फीफा की बात की जाए, कब जितने भी 4 साल बाद वर्ल्ड कप होता है और सियालकोट से फुटबॉल बन के जाती है। अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की बॉल यूज हुई पूरी आईसीसी के इवेंट में, और जहाँ पे अभी आपने एशिया कप में देखा होगा तो इंडियन बॉल यूज हुई थी। टीवी राइट्स हमारे पास थे, हम इसका एशिया कप करा रहे थे, तो हमारा लोगो आपको याद होगा, आपने शेरीज ने ब्रेक की थी सबसे पहले ये खबर, हम एशिया कप करा रहे हैं, हमारा नाम नहीं है। तो वो चीज को भी मंजर रखें, ये तमाम टेक्निकल चीजें, छोटी छोटी चीजें, मगर इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो इंडियन, मेरे अपने जराए बताते हैं, इंडियन बॉल यूज होगी। और इंडियन बॉल यूज करने का मतलब है इंडिया के सिस्टम में जो बॉल यूज होती है फर्स्ट क्लास मैच से लेके, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इससे इंडिया को एक एज मिलेगा और 200% एच मिलेगा, 200% एच मिलेगा, क्योंकि उनके ब्रांड में उनकी बॉल उनकी पिच पे यूज हो रही है। बिल्कुल, और उन्हें बॉल बनाना आती है, किस तरीके से बनाई जाती है, नई बॉल के साथ कैसे यूज करना है। और बता दूं, देखिए बहुत सिंपल है, बॉल हमसे ज्यादा किसी ने अच्छी नहीं बनाई, मैं सबसे अच्छी बॉल बनाता था। बॉल बनाने के तरीके आते हैं, बॉल नाखून से भी बनाई जाती है, सीन को उठाया भी जाता है, मगर बगैर साफ वैसलीन होती है, बगैर खुशबू वाली, वो आप लगा लें पसीने के साथ, वो कर लें, उसके बाद बना लें। मगर अब उसको पकड़ने के लिए दोनों एंड से नई बॉल यूज की जाती है, 25 ओवर इस एंड से 25, मगर फिर भी कारीगर काम करने का माहिरत रखता है। जो जमीन पे मारते हैं पिच पे, तो बॉल थोड़ा सा रफ हो जाती है, जिस पे रफ हो जाती है उसको आप खोजते रहते हैं, इस तरह से शाइन करते रहते हैं। मगर बॉल को पसीने से शाइन करना चाहिए, थूक से शाइन करते हैं तो बॉल भारी हो जाती है, जिसके हाथ से बॉलर को प्रॉब्लम होती है। अच्छा
चीज सही साजिद भाई, ये तो हो गई बॉल की बात, आपने मेरा डिटेल में इस हवाले से बता दिया। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर है जो कि मेरे लिहाज से अच्छी खबर है, जो कि खिलाड़ियों का मोराल भी उसने बूस्ट किया होगा। कल तकरीबन 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त इनको रेज मिला है, तकरीबन 202% तनख्वाहें और मरात बढ़ी है। कैटेगराइज किया गया, कैटेगरी ए में रिजवान भी है, बाबर भी है और शाहीन है, फिर इसी तरह कैटेगरी बी और सी है। तो मेहनत और लगन को देखते हुए इन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, ये कितना अच्छा स्टेप है इस मौके पर। देखिए शहरीज, फहीम खान 3 साल तक किसी भी दुनिया में मुल्क में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दी जाता है। 1 साल का दी जाता है, 6 महीने का दी जाता है, 3 साल का आपका दिया। 25 लोगों को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, बेबी ऑफ फरन ऑफ लीडिंग सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान है, एक कैटेगरी के प्लेयर है, उनको आप डी कैटेगरी में रख रहे हैं। डी कैटेगरी का मतलब है और कोई अच्छी उससे लो कैटेगरी उसमें ये रख दे रही, कितनी बड़ा खुली ज्यादती है। एक ऐसे बंदे के साथ जो पाकिस्तान का साबिक कप्तान है, जो टेस्ट में तारीखी काम किया हो, उसको आप ए कैटेगरी में रखें, उसको आप डी कैटेगरी में रख रहे हैं। फिर दूसरा अम्माद वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं खेला, उसको आपको अगर रखना था फिर सी कैटेगरी में उसको रख दिया। फिर आपने यकीनी तौर पर फहीम खान और शहरी ने हमने हमेशा बात की नसीम को ए कैटेगरी में रखना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड की नाहली की वजह से अनफिट हुआ ना, तो क्रिकेट बोर्ड की नाहली की वजह से मेडिकल डॉक्टर सोहेल जैसे लोगों की नाहली वजह से वो अनफिट हो, तो आपने बी कैटेगरी। यहाँ पर ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो कैटेगराइज किया गया है प्लेयर्स को, इससे वो इतने बड़े इवेंट से पहले अनाउंसमेंट उन्हें डिसाइड कर सकती है? क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ होगा कि यार हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम ए कैटेगरी में जाएंगे, या सी वालों ने कहा होगा बी में जाएंगे, और जब उनकी कैटेगरीज इस मौके के ऊपर बताई गई हैं तो कुछ खिलाड़ी तो डिसाइड भी हुए होंगे। देखिए बहुत बड़ी जाती है, आपने अबरार को किसी एक कॉन्टेक्ट ही नहीं दिया। 25 के जो नाम अनाउंस किए हैं, अबरार का नाम ही नहीं, जिसने 5 टेस्ट मैच में 35 विकेटें ली है। कितनी बड़ी ज्यादती है, उसको आपने रिजर्व में रख लिया। ये सेंटर कॉन्टेक्ट भी देना गुजारा नहीं करा। इसका मतलब है माइंड सेट जो मेरे अपने जराए बताते हैं, मौजूदा अब्बा और बाप बेटे जो है जगा साहब के घर गए थे और उन्हें कॉन्टेक्ट वहीं साइन कराया। इसमें अहम रोल है पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सेलेक्टर इंजाम उल हक साहब का, और उनके बेटे जो बाबर आजम है वो दोनों जका साहब के घर गए और उन्होंने अपनी जो चीज बनाई बाबर ने, वो लड़कों को साइन करा दिए। तो ये चीज गलत। और चीज ये भी बताते चलूं, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है सारे शॉट उनके बेटे खेल रहे हैं। ये चीजें ना करो यार। आप मुझे बताओ, अगर अब्बा चेयरमैन है तो बेटा सारे शॉट मार रही, क्रिकेट के साथ ज्यादती है, प्लेयरों के साथ ज्यादती है, नेपोटिज्म जो है वो खेल से निकल जाना चाहिए। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, वक्त की किल्लत है। कल भी जो है वो कोशिश करेंगे कि आपसे बात कर सकें, और कल मैच भी हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह मंडे के ऊपर जो है वो इस पर डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। और सारिश, एक वक्फा जो है वो लेना अब जरूरी हो गया है, तो मिलते हैं नाजरीन एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और स्टूडियोज़ में बड़ी ज़बरदस्त मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवाऊंगी। डॉक्टर नाजिक शेर हैं, और डॉक्टर नाजिश जो है वो मैरीटाइम एक्सपर्ट हैं, इनसे बिल्कुल हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी खबर है, और एक हीरो पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद है। तो एशियन गेम्स की बात चल रही है, तो आपको बताते चलें कि 25 साला पाकिस्तानी एथलीट इकरा जिलानी पाकिस्तान की तरह रॉक क्लाइंबिंग के लिए एशियन गेम्स में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी कर रही हैं, और उनकी जीत के लिए पूरी कौम पर उम्मीद है। आपको याद होगा कि जापान में जो आखिरी ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें बाकायदा रॉक क्लाइंबिंग को गेम में शामिल किया गया था। इकरा जिलानी की बात करें तो नेशनल लेवल चैंपियन है वो, और उनसे मुलाकात हम आपकी करवाते हैं। इकरा, वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, सबसे पहले तो हमें बताइए, जो रॉक क्लाइंबिंग है इसका सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे कल्चर के अंदर तो जी वो दरवाजों के ऊपर चढ़ना जो है वो भी बच्चों को अलाउ नहीं होता कि जी चोट लग जाएगी, और आप एक लड़की होते हुए आपको कैसे ये परमिशन मिल गई कि हाँ जी हड्डी हड्डी तोड़वा लें, कोई मसला नहीं है, बस ये शौक पूरा करें? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा पहले करेक्ट करूंगी, मैं रॉक क्लाइंबिंग नहीं, मैं वॉल क्लाइंबिंग एशियन गेम्स में करने के लिए जा रही हूँ। और इसका, हाँ जी, इसका शौक मुझे बचपन में खुद ही से बस आ गया था, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया, तो प्रॉपर ट्रेनिंग और ज़्यादा रिसर्च के साथ यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा इकरा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो रॉक क्लाइंबिंग हमने कहा ना,
इसकी वजह यह है कि जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना कहीं ऐसे अम्यूजमेंट पार्क में, वहाँ वॉल्स जो लगी हुई होती हैं उसके ऊपर छोटे छोटे से उन्होंने पत्थर लगाए हुए होते हैं, तो वो उसे रॉक क्लाइंबिंग ही कह रहे होते हैं, इस वजह से हमने कह दिया। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने हमें करेक्ट किया। अब जब हम अपने बच्चों को लेके वहां जाएंगे वॉल क्लाइंबिंग पे, तो हम उनसे कहेंगे ओए वॉल क्लाइंबिंग होता है, रॉक क्लाइंबिंग नहीं होता, हमें इंटरनेशनल एथलीट ने बताया, समझे ना। तो ये थैंक यू सो मच, आपने इसे करेक्ट कर दिया। इकरा ये बताइएगा कि आप स्टडीज क्या कर रही हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, किस तरह टाइम मैनेज करती हैं, प्रैक्टिस कितनी करती हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बैचलर्स मार्केटिंग में कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फ़िलहाल पढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ और उसके साथ साथ बस कर लेती हूँ मैनेज। ऑफिस से पहले भी ट्रेनिंग कर लेते हैं, शाम में भी ट्रेनिंग कर लेते हैं जब छुट्टी हो जाती है तो। जबरदस्त। अच्छा, मुझे इस खेल के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, ये दो चीज़ें बता दीजिएगा, एक तो ये इंडोर है या आउटडोर एक्टिविटी है, दूसरा इस वॉल की हाइट कितनी होती है? ये एक्टिविटी इंडोर भी होती है, आउटडोर भी होती है, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खेल रहे हैं। इस वॉल की हाइट 15 मीटर्स होती है। 15 मीटर्स। अरे अच्छा, तो अभी इकरा आप जैसे कि ये पार्टिसिपेट एशियन गेम्स के मुकाबले जा रही हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ तक आप कैसे पहुंची, आपने किस तरह इसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ बताएंगी? क्योंकि आपकी तरह की और भी बच्चियाँ जो ये शौक रखती होंगी, अगर वो जाना चाहेंगी तो उन्हें भी गाइडेंस मिल जाएगी आपसे। जी बिल्कुल, मैं वैसे तो जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है ये 2009 से खेल रही हूँ और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो हैं अभी तक विन कर चुकी हूँ। लेकिन इस साल जब मुझे पता चला कि एशियन गेम्स हो रहे हैं और उसके सिलेक्शन हो रही है, तो मैंने जो हमारी नेशनल माउंटेनियरिंग फेडरेशन है, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, उनको कांटेक्ट किया, उनसे बात की, उनको अपनी पूरी प्रोफाइल दी, उन्हीं का कैंप ज्वाइन करके उनके साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर ट्रेनिंग 3 मंथ्स की अटेंड की। उसके बाद उन्होंने मेरी सिलेक्शन की और अब मैं इंशाल्लाह चाइना एशियन गेम्स खेलने के लिए जा रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा इकरा, कि आपने मार्केटिंग में बैचलर्स किया है और आप इस वक्त जो है इंटरनेशनल एथलीट भी बन चुकी हैं माशाल्लाह, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये शौक जो आपको हुआ कि नहीं जी मैंने अपना शौक भी पूरा करना और फिर अपनी एजुकेशन की तरफ भी जाना है, इस फील्ड को, मार्केटिंग की फील्ड को आपने खुद चूज़ किया या घर वालों की तरफ से था ये? नहीं, मार्केटिंग की फील्ड को मैंने खुद चूज किया। मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए मार्केटिंग में डिग्री कंप्लीट की और ये जो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है ये मेरा पैशन था, इसलिए इसको भी साथ साथ कंटिन्यू रखा है। तो इकरा, ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? आपकी इंस्पिरेशन कौन था? किसको देखा था आपने? जब स्टार्ट किया था तब तो ऐसे किसी के बारे में इतना पता ही नहीं था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब इस गेम में आगे आई हूँ, मुख्तलिफ लोगों से मिली हूँ, आना जाना हुआ है, तो अब आप कह लेंगे मेरी इंस्पायरेशन नाइला कियानी भी हैं और भी ऐसे बहुत सारे क्लाइंबर्स हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करूँ। इसके अलावा मेरी फैमिली में मेरे सिबलिंग्स भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, मेरे फादर भी स्पोर्ट्स खेलते थे, तो आई गेस इट रन्स इन द ब्लड। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि जब हम वॉल क्लाइंबिंग की बात करते हैं तो इसके बड़े गैजेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी इसका जो है वो बड़ा इन्वॉल्व होता है जी, काफ़ी रोप्स हैं, हुक्स हैं, सारी चीज़ें, सेफ्टी मेजर जो हैं वो लिए जाते हैं। एक तो ये बताइएगा कि ये जब आप चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो ये सेफ्टी मेजर पूरे लिए जाते हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि इन्हें आप खुद अफोर्ड करते हैं या ये क्लब की जानिब से आपको मिल रहे हैं? बिल्कुल, सेफ्टी मेजर्स इस गेम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज विदाउट सेफ्टी मेजर्स आप ये गेम खेल ही नहीं सकते हैं। बाकी अब जैसे हम खेलने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद होंगी, हमने अपनी नहीं लेके जानी, एक्सेप्ट फॉर द किट दैट वी हैव टू वेयर। यहाँ पे भी जब हम अल्पाइन क्लब या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में ट्रेनिंग करते हैं तो वो ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा इकरा, एक चीज़ और मुझे बताएगा, पिछले दिनों बड़ा एक खबर भी वायरल हुई थी, एक एथलीट थी जिन्होंने स्पेशली अपने जूते बाहर से मंगवाए थे, क्योंकि वो भी आई थिंक रनिंग या क्लाइंबिंग में वो उस तरह से थी इस एक्टिविटी में, तो आपको भी क्या स्पेशली ये शूज़ मंगवाने पड़ते हैं या फिर यहीं से ले लेती हैं? और दूसरा, इसमें आप टिप क्या देंगी? मतलब ये गेम बड़ा ज़बरदस्त है, तो इसमें ख़ास चीज़ होती होगी जिस पे अगर आपका ग्रिप हो, आपकी फोकस हो तो आप कर लेते हो, वो क्या है? बिल्कुल, यहाँ पे पाकिस्तान में आपको शूज़ और क्लाइंबिंग किट्स वगैरह मिल जाती हैं, लेकिन उस तरह से वैरायटी नहीं होगी जिस तरह से बाहर होती है। तो हम भी अक्सर अपनी जो शूज़ हैं या किट्स वगैरह बाहर से ही मंगाते हैं। इसके अलावा जो टिप है वो ये है कि आपकी जितनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आप इस गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, यानी ये आप बता रही हैं कि अगर जिम जा रहे हैं तो पुलअप्स जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी हैं ताकि आप अपने बॉडी वेट को जो है वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, आप कि हम तस्वीर देख रहे थे नाइला कियानी के साथ भी आप हैं,
तो ये आप किसी पहाड़ की चोटी को भी अबूर करने के लिए कभी गई हैं या ऐसे ही बस? नहीं, इस तरह ऐसे अभी तक किसी चोटी को तो बिल्कुल सर करने का नहीं सोचा, लेकिन लास्ट ईयर वैसे K2 बेस कैंप तक ट्रैक करके गए थे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा इकरा कि क्या दिलचस्पी है पाकिस्तान में बच्चियों की, स्पेशली वॉल क्लाइंबिंग की तरफ रुझान देख रही हैं आप? बच्चे इंटरेस्ट ले रही हैं इसमें? बिल्कुल, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 3-4 साल में मैंने नोटिस किया कि काफ़ी लड़कियां फीमेल जो हैं इस गेम में अब आगे आ रही हैं। अच्छा, प्लान्स क्या हैं? अभी तो आप इंटरनेशनली इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, तैयारी कैसे कर रही हैं? वहाँ पर कितने आपके साथ एथलीट्स और होंगे? कौन कौन सी कंट्रीज से कुछ देखा है आपने? बिल्कुल, इसमें तकरीबन एरिया की सारी ही कंट्रीज आ रही हैं और हमारे से काफ़ी एथलीट्स होंगे। हमारी जो अभी तक तैयारी थी वो यही थी कि पिछले 3 मंथ से, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अल्पाइन क्लब के अंडर एक ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में लगा हुआ था, जिसमें हम सुबह पहले रनिंग करते थे, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, फिर जिम करते थे और फिर हम शाम को प्रैक्टिस करते थे अपनी वॉल के ऊपर। सही। चले इकरा, मुझे कोई छोटा सा मैसेज अगर आप दे दें अपने खेल को लेकर, या फिर वो बच्चियां जो कि ज्वाइन करना चाहती हैं वॉल क्लाइंबिंग को, उनके लिए क्या कहेंगी आप? बिल्कुल, जो ज्वाइन करना चाहती हैं, इट्स नेवर टू लेट। जब भी वो ज्वाइन करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। और इस गेम में आगे आएंगे, इसको सीखेंगे तो ही अच्छा कर सकेंगे। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, आप हमारे साथ थी। वैसे सारिश, मैं आपको बताऊं कि ये खेल जो है ना, ये हमारा इलाकाई खेल है। मैं तो इसे यही कहूँगा, क्योंकि गांव में आपको याद होगा एक छत से दूसरी छत जो है वो टाप के जब जाया जाता था तो इसी तरीके से वॉल क्लाइंब किया जाता था, और उसी को जो है वो एक अपग्रेड वर्जन बना दिया गया। उस वक्त लाल ईंटें हुआ करती थी, अब जरा अंग्रेजों ने बड़े अच्छे खूबसूरत रंग बिरंगे से रॉक लगा दिए। मैं तो अब सिर्फ ड्रामा फिल्मों में देखती हूँ कि कोई आशिक अपनी महबूबा को मिलने के लिए छतें टाप कर जा रहा है। ट्रेंड वैसे वो काफी कम हो गया, पुराने वक्तों में होता था। उस वक्त भी आम चुराने के लिए जाया जाता था, क्योंकि कोने वाले घर के बरामदे में आम का पेड़ लगा होता था। खैर, अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। जो गेस्ट है हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका तारुफ हो चुका है। अब उसी सिलसिले में जो है वो आपसे बात करते हैं। नाजरीन, इस साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे 28 सितंबर यानी आज मनाया जा रहा है। आमतौर पर इस दिन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ये दिन मनाना और इसकी अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसानों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो तिजारत हो रही है उसका 80% हिस्सा मैरीटाइम से मुंसलिक है, क्योंकि दुनिया की तिजारत का 80% ट्रेड बजरिया समंदर होता है। अब चाहे अमेरिका और रूस जैसे बड़े ममालिक हों, या पाकिस्तान और सोमालिया जैसे गरीब मुल्क, या वो ममालिक कह लीजिए जो कि अभी लगे हुए हैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारने में, यही ट्रेड रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और मान लिया जाए कि कुछ वक्त के लिए समंदरी रास्ते महफूज नहीं रहते तो पूरी दुनिया मुआशी एतबार से एक साथ क्रैश कर जाएगी। सारिश, बिल्कुल, और इसकी अहमियत को ही हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद भी यही है। तो ये टेरिटरीज क्या होती हैं, क्या सिस्टम होता है, ये जानने के लिए डॉक्टर नाजिश शेर इस वक्त, डॉक्टर नाजिया हमें ज्वाइन कर चुके। सॉरी, मैंने आपका नाम थोड़ा गलत लिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। एनी हाउ, अच्छा, मुझे पता आपने बुरा नहीं मनाया होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर नाजिया, मुझे ये बताइएगा कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं और इसकी अहमियत क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ये एक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस डे को इस्टेब्लिश किया है। और आपने अभी बताया कि 80% जो ट्रेडिंग है वो समंदर के थ्रू हो रही है, तो इस समंदर का एक रोल है आलमी तिजारत में। तो इसी को अवेयर करने के लिए और इसी की इम्पोर्टेंस को रेस करने के लिए इस डे को मनाते हैं हम हर साल, ताकि हम एक सेफ, सिक्योर और आने वाली नस्लों को साफ़ सुथरा समंदर जो है वो दे के जाएँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मार्को पोलो और कोलंबस के जरिए दरियाफ्त किया हुआ जो है वो समंदर है, और ये वही रूट्स हैं जो कि उन्होंने बनाए हैं, और हैवी जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो इसी से ताल्लुक रखती है। साथ साथ ये भी बताइएगा कि मारपोल जो है उसे 50 साल हो चुके हैं, गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तो मारपोल क्या है, एक तो हमारी ऑडियंस को ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा बशमूल मेरे, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगा ये क्या है। ठीक है जी, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी बता दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि जो समंदर के रूट्स हैं ये कितने सिक्योर होते हैं, क्योंकि हमने अक्सर कहानियों में सुना है, मूवीज में देखा है जी कि वो पायरेट्स और बहरी कज़ाक होते हैं, और बर्नी साहब तो उनसे हमारे लोगों को छुड़ा के भी ला चुके हैं 2-3 मरतबा। तो ये कितनी मनुष्यात की स्मगलिंग हो रही होती है या पकड़े जाते हैं अगवाकार इस तरह?
बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं मारपोल की तरफ आ जाती हूँ। ये मारपोल बेसिकली एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि आज से 50 साल पहले बनी थी। ये जितने भी शिप्स वगैरह जो जाते हैं समंदर में, दे ऑब्वियसली दे पोल्यूट आवर सी, तो इसी की पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए ये मारपोल जो है वो बना था और इसी की 50th एनिवर्सरी जो है वो आज सेलिब्रेट हो रही है। तो इसीलिए जो है वो पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए जो है कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो आईएमओ सेट करता है और फिर उस रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाना, उस क्राइटेरिया को मीट करना। जी, जो गार्बेज डंप किया जाता है समंदर में, ये उसे भी कंट्रोल करता है। गार्बेज डंपिंग है, ऑयल स्प्लिच है, जो भी इमिशंस हो रही हैं। हमारा जो गोल है पूरी दुनिया का 2030 तक है कि हमने 30% अपनी इमिशन को कम करना है और 2050 तक है कि ज़ीरो इमिशन। और ये ज़ीरो इमिशन कैसे हो सकती है? आपने फ्यूल जो है वो रिप्लेसमेंट करना है और ग्रीन प्रैक्टिसेस जो हैं इसको अडॉप्ट करना है। तो ये आगे मैं आपको फर्दर इसको डिस्कस करती हूँ। और सॉरी, यस, मुझे ये बताइएगा, अभी आप ये सारा जो बता रही हैं कि डंप जो करते हैं और उसके अलावा इसको खत्म करना, और ये आप लोगों का टारगेट सेट हुआ है, अभी तक आप लोगों को इसमें कितनी कामयाबी मिली है जो कि आपको लग रहा है कि फिर आगे अचीवेबल भी है? देखें, कामयाबी हमें इस सेंस में मिली है कि मारपोल ने जो है ना, ये जो हमारे इंसिडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, ऑयल इंसिडेंट्स हो गया, इसको कंट्रोल करने में ये बहुत अहम रोल कर रहा है। इसके अलावा ये जो सीवेज की ट्रीटमेंट है, इसका डिस्पोजल है, इसकी बेटर मॉनिटरिंग ये कर रहा है, तो ये काफी इंसिडेंट्स काफी कम हुए हैं। तो ये सिग्निफिकेंट है। सीव्यू के ऊपर हुआ था करीब कुछ साल पहले, सुनामी जो हुआ था, हाँ, ये कुछ साल पहले हुआ, ऑयल हो गया था, महीना लग गया था तकरीबन इसे क्लियर होने में। तो मारपोल को इतना टाइम लग जाता है इस सारी चीजों को मैनेज करने में, या ये डिजास्टर बहुत बड़ा था, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, उसे समेटने में इतना टाइम लगा? सर, ये डिजास्टर वाकई में बहुत बड़ा था और हमारे पास ऑब्वियसली रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। ऑल्दो पाक बहरिया पूरी कोशिश करता है, इनके जो यूनिट्स हैं, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं इनकी, ये एट अ टाइम जाके बहुत एक्टिवली जो है वो इस चीज़ को करती हैं और इनके पास इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए हैं, टेक्नोलॉजी इनके पास है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली टाइम तो लगता है सारी चीज़ों में। और ये समंदर से किसी चीज़ को साफ़ करना, अगर आप ज़मीन की बात करें तो आप फिर भी 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन समंदर में वही चीज़ 10 डेज पे हो जाती है। मेरा चार्जर गिर गया तो मैं वो नहीं उठा सकी। एग्जैक्टली, इधर लोगों के बच्चे गिर जाते हैं, उठाना मुश्किल हो जाता है जी। आपका तो बेस्ट चार्जर था। और आपने बात करी थी सी पायरेसी की, बिल्कुल। देखें, जहाँ ज़मीन की बात की जाती है, यहाँ पे आप टेररिस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो समंदर में भी ऑल्दो हमारे पास हमारी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में पूरी कोशिश की जाती है कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो, लेकिन फिर भी कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं। तो इसके लिए दुनिया भर में चाहे ह्यूमन स्मगलिंग हो, चाहे किसी को कोई भी स्मगलिंग हो, उसका सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है वो बाय सी ही है। लॉन्चेस के जरिए जाया जाता है, शिप होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, जो भी होता है, मीडियम कुछ भी हो, आपको पता है वो भी समंदर के अंदर, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये सारी चीजों के लिए जो है वो समंदरी रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा इसका जो खास प्रोटोकॉल है, क्योंकि आपने बताया कि आलूदगी से बचाने के लिए मारपोल काम कर रहा है, तो डेफिनेटली जो भी शिप, जो भी लॉन्च, जो भी चीजें जाएंगी वो इसके थ्रू ही जो है वो निकलेंगी और ये उनका ट्रैक भी रखते होंगे। इनके पास कितने % डेटा मौजूद होता है इस चीज का जो कि इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं? देखें, ये हमारे कोस्ट गार्ड है, ये पूरा डेटा रखती है, इनके पास पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम मौजूद होता है। पाकिस्तान नेवी का और दूसरे इदारे हैं, उनके पास फुल अवेयरनेस होती है, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो जाती हैं तो ये ऑब्वियसली सारे मुल्कों का ये अलमिया है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। जी। एक तो मुझे ये बताएगा कि अभी आपने मॉनिटरिंग का सारा बताया कि वो सब कुछ हो रहा होता है, हम लोग पाकिस्तान स्पेशली कितना एडवांस है इसमें, यानी कि बाहर के ममालिक से अगर कंपैरिजन किया जाए। सेकेंडली मुझे ये बताएगा कि जाहिर है हम लोग अपनी रिसर्च की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आगे आने वाले वक्त में ये कुछ हो सकता है, तो उस हवाले से हमारी क्या तैयारी है और ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आगे चल के हमें फेस करने पड़ सकते हैं और हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल आपने बताया है, पूछा है। ये जो मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, ये जो चैलेंजेस हैं ये इवॉल्विंग चैलेंजेस हैं आपके, ऐसा नहीं है कि अभी आए और ख़त्म हो गए, ये अब चलते रहेंगे। इसके लिए जो रेगुलेशंस है वो भी आपके पास ऐसी इवॉल्विंग ही होनी चाहिए। तो यही चैलेंजेस ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि वी नीड टू अडॉप्ट we need to adopt technology, we need to adopt green practices, we need to adopt जो भी latest आपके पास चीज़ें आ रही हैं उसको हमें adopt करना पड़ेगा। यही इन्हीं चीज़ों को लेके फिर हम आगे चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। लेकिन IMO जो है ये प्रॉपर एक आपके पास डिफरेंट कोलैबोरेशन करके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी, क्योंकि जब समंदर की बात आती है ना तो आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती है,
तो इसके लिए आपको अपनी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, इनके साथ आपको कोलैबोरेट करके एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाना पड़ता है और फिर उसको मीट भी करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह के कह रही थी कि हमारी कितनी तैयारी है, तो हमारी तैयारी यही है कि हमने जो है ना आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं और आगे चल के हम इंशाल्लाह इस अपने क्राइटेरिया को भी मीट करेंगे। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास है कि हमने समंदर से सिर्फ फ़ायदा ही नहीं उठाना बल्कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करना है, लेकिन सस्टेनेबल यूज़ करना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमें जाना है। हम तो समंदर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, प्लास्टिक डंप कर रहे हैं, आबी हयात जितने भी हैं वो सारे के सारे मर रहे हैं और केमिकल की वजह से जो है वो मर रहे हैं, ऑयल जो क्रूड ऑयल है उसके वेस्ट की वजह से मर रहे हैं। उनकी लाइफ सिक्योर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो बेतहाशा है, मिलियंस में। देखें, हम जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, जिससे मेरा अपना ताल्लुक है, एंड आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस। तो ये एक अवेयरनेस जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं और हम क्रिटिकल रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ये जिससे भी जो रिसेंट इंसिडेंट्स होते हैं, इसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, हमारे सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, ताकि हम ये आम पब्लिक को ये अवेयरनेस दे सकें कि काइंडली जब आप समंदर में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये डंपिंग ना करें, प्लास्टिक पोल्यूशन ना करें। लास्ट टाइम हमारा भी एक सेमिनार था वर्ल्ड ओशन डे का, जिसकी थीम ही यही थी कि आप अपने प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट कर सकें। ये इन्वायरमेंट डे का सेमिनार था। तो इस तरह के जो सेमिनार्स है या कॉन्फ्रेंसेस है, इसके थ्रू हम अवेयरनेस फैलाते हैं। उसके अलावा हम गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ वगैरह को भी एडुकेट करते हैं जो भी मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसी सब चीज़ों में नीमा का एक अहम रोल है, ये स्टडीज़ वगैरह करता है सारी चीज़ों में। और हम लोग अब देखें, जब शिप की बात आती है ना, तो शिप का सिर्फ यही नहीं होता कि आपने बस ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है शिप को। शिप में जब आप जाते हो तो आपने जो भी आप उसका ऑयल है या फिर उसका सीवेज है, उसकी एक प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होता है। तो जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होगा ना, आप एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसको कंट्रोल करना है। तो हमारा मारपोल जो है, मारपोल, इसका अहम रोल ही यही है कि आपने प्रिवेंट करना है इन सारी चीज़ों को और आगे के लिए प्रमोट करना है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। केमाड़ी एक बार ऐड कर दूं, केमाड़ी जाना हुआ है आपका भी? बिल्कुल बिल्कुल। केमाड़ी पे लॉन्चेस खड़ी हुई होती हैं। जी जी। उसे देख के मुझे लगता है कि मारपोल को 50 साल तो छोड़िए, मेरे ख्याल में 50 घंटे भी नहीं हुए बने हुए। वहां पर जितना एक अजीब सी एक स्मेल, वो पानी इतना शदीद काला हुआ है कि लगता है काला पानी की सजा यहीं से दी जाती है। तो जब ये इतने नियरेस्ट और इतना आपका ज्यादा यूज होने वाला जो एक पोर्ट का हिस्सा है, हम उसी के साथ अभी तक इंसाफ नहीं कर पाए हैं। हम बीच समंदर में जाके क्या बचाएंगे? आई थिंक सर ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अवेयरनेस कैंपेन्स इस तरीके से चलाए कि वो जो कॉमन बंदे जो जाते हैं, आप चले किमाड़ी की बात कर रहे हैं, अगर हम सीव्यू पर ही चले जाएं तो वहां पर आप देखें कि लोगों की जो जगह है सहरिश, आप देखें वहां पर तो पोर्ट बाकायदा जहाज खड़े हैं, वहां पर तो वहीं से तो आपको क्लियरेंस मिल रही है बाहर जाने की। देखिए, हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बड़ा अलमिया है कि हमारे पास सी तो है, लेकिन वी हैव अ सी ब्लाइंडनेस। हम सी देख नहीं सकते, सो वी नीड टू वेयर आउट आवर गॉगल्स एंड सी द सी। यस, वी कांट सी द सी। जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उसको यूटिलाइज करना है और एक सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज करना है। आने वाली नस्लों को एक इन्वायरमेंट और सिक्योर जो है वो सी दे के जाना है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी पाकिस्तानी कौम मुल्क से बाहर जाती है ना, तो मैंने उन्हें देखा है कि वो पानी की बोतल के ऊपर जो रैपर लगा होता है ना, वो भी खोल के जेब में रख लेते हैं कि कहीं फाइन ना लग जाए। ये जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो आगे आए और ये फाइन वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ऊपर निकले और लोगों के ऊपर जो है वो ये एक जिम्मेदारी हो कि जी अगर हमने ये कानून है, इस कानून को नहीं तोड़ना है आपने। समंदर के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनकी जिंदगी बचाना भी, जैसे कि आपने बताया, आपका तो पीएचडी भी है इसके ऊपर माशाल्लाह से, तो डॉक्टर साहिबा ये उनकी जिंदगी बचाना भी जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जरिए जो है वो आवाम को एक पैगाम पहुंचे छोटा सा, कि वो जब समंदर पे जाते हैं अपनी तफरी करने के लिए तो किस चीज का एहतियात करें। देखें, सारी दुनिया में ग्रीन प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो हमें भी ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने हर चीज़ को इस सस्टेनेबल वे में लेके चलना है। तो यहाँ पे भी जब ग्रीन प्रैक्टिसेस की बात आती है तो लाइक जैसे आपके पास आता है कि जो ग्रीन है, लाइक ग्रीन का मतलब है कोई भी चीज़ जो कि रिसाइकिल हो, तो ऐसे आपने ऐसी चीज़ें लेके जानी है जो कि रिसाइकिल हो जाएं। तो जब ये प्लास्टिक की बात की जाती है तो हम हमेशा जो है वो डिमोट करते हैं कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करें और ऐसा प्लास्टिक यूज़ करें या ऐसी चीज़ें लेके जाएं समंदर में खाने पीने की, या आपकी जब पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं तो वहाँ पर आप जो है वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करें जो कि रिसाइकिल हो सकें। तो इसीलिए हम आगे कह रहे हैं कि आप ग्रीन प्रैक्टिस तरफ जाएँ, गो ग्रीन फॉर बिग ब्लू, क्योंकि हमारा ओशन बहुत बड़ा है, तो
बिग ग्लो के लिए आपको गो ग्रीन होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नाजिया, थैंक यू सो आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है और हम सबको ख्याल करना है, बिजली नहीं करेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। आप एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। थैंक यू। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही अहम खबर जो कि आपके साथ शेयर करनी है और उसी पर हमारे मेहमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बलूचिस्तान के चौक जमाली में किसान और मजदूर कर्ज की दलदल में ऐसे धंसे कि अपनी बेटियां फरोख्त कर दी। 10-10 साल की बेटियों को 70-70 साल के बूढ़ों के साथ रुखसत किया गया। ये एक तहलका खेज रिपोर्ट है जो कि जारी की है बरतानवी नशियाती इदारे ने। रिपोर्ट के मुताबिक चक जमाली में कम उम्र बच्चियों को 3 से 5 लाख में बेचा जाने लगा। इंकिशाफ किया गया कि एक बच्ची को 2 से 3 बार बेचा गया और सैलाब के बाद ऐसे वाकयात में 13% से ज़ायद इजाफा हुआ है। अब इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए वज़ीर इंसानी हकूक़ इस वक्त खलील जॉर्ज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खलील साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खलील साहब, ये जो इंकिशाफात इस रिपोर्ट में हुए ये होशरुबा इंकिशाफात हैं और ये हमारी नाक के नीचे ये कुछ हो रहा था और हमारे अपने इदारों को क्या मालूम नहीं था। ये कैसी रिपोर्ट है? यकीनी तौर पर आपने भी इसका जायजा लिया होगा। जी शुक्रिया। यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, अपनी बेटी को, छोटी बेटी को, 10 साला बेटी को अपने एक बूढ़े शख्स के साथ बयाना और गुर्बत का। लेकिन मैडम ओवरऑल आपको पता है कि इस टाइम हम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और जो कुछ आप देख रहे हैं ऐसे हालात वाक़यात पैदा हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान या इंटीरियर सिंध के अंदर ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसका हम बखूबी नोटिस ले रहे हैं। और हमने अभी हमारी चेयरपर्सन साहिबा जो हमारी कमीशन की है वो भी सिंध के दौरे पर हैं और वो भी जाएंगी। तो ऐसे वाक़यात का होना यकीनन एक तशवीशनाक अमल है और जिससे ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा शुगन नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ इंसानियत की भी तज़लील है। और कवानीन इस हवाले से मौजूद हैं लेकिन कवानीन पर अमल दरामद करवाना उन अदारों का काम है। और ये जो वाक़यात, मैं क्योंकि ख़ुद भी बलूचिस्तान से हूँ, इंटीरियर बलूचिस्तान में गुर्बत काफ़ी है और ऐसे वाक़यात। खलील साहब, आपने कानून का जिक्र किया तो ज़रा ये भी बता दीजिएगा कि ऐसे वाक़यात की सज़ा क्या है और किस तरीके से जो है वो इन्हें इस सर्कल में लाया जा सकता है। देखिए जी, इसमें ऑलरेडी कानून मौजूद है और इस पर हम और भी लेजिस्लेशन असम्बली का काम है करना और इस पर कर रही है लेजिस्लेशन। लेकिन लोग पता नहीं क्यों इन चीज़ों पर बिल्कुल कान नहीं धरते और कानून की वायलेशन करते हैं और हम यही समझते हैं कि हमें इन लोगों के पास इनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, बड़ा काम करने की ज़रूरत है। खलील साहब दीजिए, अवेयरनेस दीजिए ना, यहाँ बताइए। अभी हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, बताएं इन्हें कि कानून की गिरफ्त में वो कैसे आएंगे। अगर ऐसे वाकयात होंगे तो उन्हें कितने साल की सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, जरा कानून लॉ को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ। जी मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ। देखें, 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हैं अपना ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाने के और उनको हमने इस पर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है ना इस चीज़ को इंश्योर करवाएं। और हम इस पर मेरा यहाँ पर एक सवाल है आपसे, मुझे ये बताएगा, देखिए वहाँ पर है भूख जिसकी वजह से लोग मजबूरी में एक काम कर रहे हैं, कोई जुर्म समझते हुए इस काम को नहीं किया जा रहा। जाहिर है जब खाने को पैसे नहीं होंगे, घर बार आपका सैलाब में बह गया है तो आपके पास बच्चे ही बचते हैं, अगर आप उनको नहीं बेचेंगे तो आप क्या करेंगे सर्वाइवल के लिए अपने। मुझे ये बताएगा कि रिसेंटली मीटिंग भी हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उस मीटिंग में भी क्या इन कंसर्न्स को डिस्कस किया गया है, क्या बात हुई है, कुछ थोड़ा सा नाज़रीन के लिए बताएंगे आप कि करना क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारी मीटिंग हुई थी स्पेसिफिक जड़ावाला के वाक़यात पर और दीगर जो मुल्क में ओवरऑल सूरत हाल है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टोक जवाब यही था कि इस्लाम ऐसे कामों की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो इंसानी हकूक़ के अलावा एनिमल हकूक़ की भी बात करता है
और इसी तरह तमाम मज़ाहिब जो है ना, वो किसी की बेहुरमती, किसी भी अंबिया इकराम या किसी इस्मानी और इलामी किताबों की कोई भी बेहुरमती नहीं चाहता, लेकिन चंद शिद्दत पसंद लोग ऐसे वाक़यात कर देते हैं जिससे मुल्क की बदनामी होती है। और हम अपने मुल्क को इस टाइम आपको पता है कि मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में है, इकॉनमी हमारे पास क्राइसिस है, फ्यूल कंट्रोल नहीं है, डॉलर कंट्रोल नहीं है, और इसके अलावा महंगाई कंट्रोल नहीं है। इन्हीं चीज़ों पर मुल्क चलते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम इस टाइम डॉलर पर काफ़ी हद तक हम इन्फ्लुएंसाइज कर चुके हैं, उसको थोड़ा सा कम ला चुके हैं। आपने 18वीं तरमीम की बात की थी, सूबों की बात की थी, मुझे क्या बताएगा कि इस हवाले से सूबों के साथ आप लोगों की कोऑर्डिनेशन किस तरह की है, कि किस तरह से काम हो रहा है, या फिर इम्प्रूवमेंट कहाँ ज़रूरत है उसकी, या काम होना कैसे चाहिए आगे चलकर, इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। हमने इसीलिए 1 मंथ हमें हुए हैं इस पर आए हुए। हमने आते ही अपने चारों डायरेक्टरेट जो हमारे चारों सूबों में, उनको एक्टिव किया है कि 18वीं तरमीम के बाद आप सूबाई गवर्नमेंट से लिंकअप करें। और सबसे जो बड़ी बात हम करने जा रहे हैं, हम ये एक रूल में अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं कि थाने, जो जितना भी थाने हैं किसी भी इलाके में, वो ह्यूमन राइट्स से कनेक्ट हों, ताकि हमें फौरी तौर पर इत्तला मिल सके कि कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि आपके मीडिया के तवज्जुह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम ऐसे जगहों पर नहीं पहुंच सकते जहां मीडिया पहुंच सकता है, जहां थाने मौजूद हैं। तो थाने और ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री, सूबाई और जो हमारी कौमी मिनिस्ट्री है, वो कनेक्ट हों, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो। और देखें, अगर इस पर केसेस भी होते हैं तो लोगों के पास इतनी सकत नहीं है कि वो एक अच्छा वकील करा सके। तो हमारी मिनिस्ट्री हमेशा जो भी मजलूम होता है, जो वकील नहीं करवा सकते, उनको हम वैसे भी सपोर्ट करते हैं। तो इस पर बहुत मेरी बहन काम होने वाला है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि इतना तवील सब्जेक्ट है कि जिसको हम 1-2 महीने में कवर नहीं कर सकते। इस पर मुकम्मल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, ताकि मुल्क के लिए बेहतर हो, मुल्क के लिए बिल्कुल बदनामी का बाइस न बने ऐसे केसेस। अच्छा, अब ये जो रिपोर्ट जिसका हमने तस्करा किया अभी, ये जो साहब ने अपनी बेटियों को फ़रोख्त किया, और रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया है कि 2 से 3 मरतबा जो है ये फ़रोख्त किया गया है। आपका या आपके इदारे की जानिब से किसी का कोई राब्ता हुआ इनसे? देखिए जी, ये अभी केस रिपोर्ट हुआ है और हमने ऑलरेडी इस पर अभी हम चाह रहे हैं कि हम अपने उसको भेजें और इसकी पूरी तहकीकात हो। हमारा जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है और हमारा वुमेन कमीशन है, हमारा चाइल्ड कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट कमीशन है, वो इस पर काम कर रहा है। और वो अभी जाएंगे और अपनी रिपोर्ट जब देंगे तो ज़रूर हम इसको शेयर करेंगे। और ऐसे काफ़ी वाक़यात और भी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे। लेकिन खलील साहब, ये जो रिपोर्ट अभी आई है, ये तो बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट है, जिसको पढ़ने के बाद ज़ाहिर है होश रुबात थे, आंखें खुली रह गई कि ये कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। आप लोग अपने तौर पर या फिर आपकी मिनिस्ट्री क्या इन चीज़ों से वाकिफ पहले से थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर आप लोगों को इल्म नहीं था? और अब जब इल्म हो गया है तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान की सिचुएशन पर? देखिए जी, मैंने आपसे पहले कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तियार हुए हैं और उनको ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए। और इसके अलावा सूबों को कनेक्ट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी ह्यूमन राइट्स की, कि इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री हो जो लिंकअप हो, मीडिया से लिंकअप हो, थानों से लिंकअप हो, गवर्नमेंट से लिंकअप हो, ताकि ऐसे वाक़यात जो होते हैं, कुछ वाक़यात का हकीकत हमें बाद में इल्म होता है क्योंकि फौरी तौर पर इल्म नहीं होता, लेकिन ये गारंटेड बात है कि जो वाक़यात का इल्म हो जाता है, जो मीडिया पर रिपोर्ट हो जाते हैं, उस पर हम एक्शन में ज़रूर आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुतालबा किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर हालात काफ़ी बुरे हैं, यहाँ पर इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो जब कोई ऐसा जुल्म होता है या फिर जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, तो सबसे पहले यही आवाज़ उठती है कि जी ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ था या मिनिस्ट्री कहाँ थी, क्यों नहीं कुछ किया? तो आप लोग जिस तरह अभी बता रहे हैं कि 18वीं तरमीम तो बिल्कुल है, लेकिन क्या आप लोग जाकर देख भी रहे हैं? जी ज़रूर। मैंने कहा जैसा कि अभी हमारा एक चेयरपर्सन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की है वो सिंध में है,
वो भी इस पर काम कर रही है कि जो और काफ़ी केसेस हैं, लेकिन इसको भी हम ज़रूर देखेंगे और इस पर जो भी हमसे सपोर्ट हो सके इस ख़ानदान के लिए किसी भी सूरत में अगर वो विलिंग होंगे तो हम उनको ज़रूर पेश करेंगे। अच्छा खलील साहब, ये जो ह्यूमन राइट्स का इदारा है ये एक बहुत बड़ा और वसी जो है इसका पैमाना होता है। इसमें अगर कोई आपको जबरी तौर पर आप पे जुल्म करे वो भी इसमें शामिल है, अगर कोई लफ्ज़ों से आप पे वार करता है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, अगर आप किसी के ख्यालात या एहसासात को मजरू करने की कोशिश करते हैं तो वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो अगर हम मुल्क से बाहर देखें तो कुछ सियासी जमातें हैं जो कि लोगों को परेशान भी कर रही हैं प्रोटेस्ट करके, और इसके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी हो रही है। तो इंटरनेशनली क्या वो इस दायरे कार में नहीं आते? जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी है वो कहीं भी जाकर अगर पाकिस्तान की या अदारों की बदनामी करेगा तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा शुगन नहीं है कि अपने मफादात के लिए हम अपने मुल्क को बदनाम करें, अपने मुल्क के अदारों को बदनाम करें। देखें जो बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है सर, अगर वो क्लिप्स आप देखें तो बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जाती है। जब यहाँ से कोई मिनिस्टर्स वहाँ वॉक कर रहे हो उनसे बदतमीजी की जाती है, ये उनका ज़र्फ है मिनिस्टर्स का, वो जवाब नहीं देते, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। बड़ी गलीज जबान इस्तेमाल की जा रही है। देखिए जी, असल कौम हम लोग अभी हमारे रवैयों में अनटॉलरेंस है, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर आपके मीडिया के चैनल के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि हमें आपस में मोहब्बत, प्यार, यगानगत और इंसाफ से चलना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क और कौमें जो है ना आगे बढ़ती हैं मोहब्बत से, इंसाफ से, सब्र से, भाईचारे से। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स में आप देख रहे हैं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। कभी नहीं ये इससे जाहिर है कुछ चीज़ों में बेहतरी तो नहीं आएगी, मजीद बिगाड़ ही पैदा होगा। बहुत शुक्रिया खलील साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बताया ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और चीज़ों को देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे कल की। कल 29 सितंबर जो कि दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाएगा, यानी कि दिल का जो आलमी दिन है वो मनाया जाएगा। मुख्तलिफ सरगर्मियाँ होंगी, प्रोग्राम्स का इनेकाद होगा, आगाही लोगों में पैदा की जाएगी कि अपने दिल का ख्याल किस तरह रखना है, क्योंकि कल रबीउल अव्वल की जो पहली 12वीं तारीख है और हमारा मॉर्निंग शो भी कल स्पेशल होगा, इसलिए अहम दिन के हवाले से भी हम आपको बता दें कुछ, क्योंकि कल तो हमने रबीउल अव्वल के हवाले से बात बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो कल आने वाला स्पेशल दिन है उसके ऊपर हम आज ही जो है वो बात कर लें। कल जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में दिल के दौरे पड़ने से अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है नाजरीन, और अब जवान अफराद हत्ता के बच्चों में भी दिल की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिसकी बुनियादी वजह अच्छी ग़िज़ा का ना होना और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ क्वालिटी चेक हुए बगैर मार्केट में जो ये 300 इकसाम के बनास्पति घी और ख़तरनाक किस्म के कुकिंग ऑयल जो कि सस्ते होने की वजह से लोग ख़रीद लेते हैं, उसकी वजह से ये अमराज कल्ब में मुब्तला हो रहे हैं और यही वजह है कि अमवात में भी इजाफा हो रहा है। पता है आपको, वही तभी तो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। एग्जैक्टली। डॉक्टर अताउल्लाह नियाज़ी हमारे साथ हैं, उनसे जो है वो हम चाहेंगे कि इस पर डिटेल में बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइए जरा, दिल का ख्याल कैसे रखा जाए? दिल जले तो अपने दिल के हाथों इतने मजबूर होते हैं कि दिल जो चाहता है वही करते हैं, लेकिन अगर हम डाइट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक्सरसाइज की बात करें तो हालात वही है कि पड़े रहना है, गैजेट्स में लगे रहना है, और जब बहुत भूख लगेगी तो वो चीज़ जो कि क्रेविंग जिसकी हो रही हो फटाफट खा लेनी है। ये कितना खतरनाक है, क्योंकि आजकल बच्चे भी हार्ट डिजीज का शिकार हो रहे हैं। शुक्रिया बोल टीवी। हमारे लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना कि हार्ट डिज़ीज़ की कॉजेज़ वजूहात क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपकी नॉलेज में ये बात है कि सालाना दुनिया में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, 20 मिलियन पीपल जो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से फौत होते हैं, और इन 2 करोड़ 20 मिलियन पीपल में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी हार्ट डिज़ीज़ से हम बेहतर प्रिकॉशन लेके उनको बचा सकते हैं। तो टेक्निकली 80% जो वॉल्यूम है इन डेथ का वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये नंबर
2 से 2.5 लाख पर ईयर के लिहाज से है। और WHO की वर्ल्ड हार्ट ऑर्गेनाइजेशन की जो डाटा था 2020 में, उसमें ये बात बताई गई थी कि पाकिस्तान में हर घंटे में 46 अमवात ऐसी हैं जो हार्ट डिजीज़ की वजह से होती हैं। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि हार्ट डिजीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसमें लो सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, और एक बीमारी जो पाकिस्तान में 45 से 55 साल की यंग एज में पेशेंट को हो रही है, वो आपके वर्कलोड को ख़त्म कर रहा है। अब दूसरी बात कि क्या वजूहात हैं, इस वजूहात को डिवाइड हम करते हैं 2 किस्म के फैक्टर में। दो रिस्क फैक्टर होते हैं। एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं कि ऐसी चीज़ होती है रिस्क फैक्टर जिसको हम बेहतर कर सकते हैं, और एक नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं। जो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं जिनकी हम तब्दील नहीं कर सकते, उसमें सबसे पहले जेनेटिक आती है कि अगर आपके वालिदैन में किसी को दिल की तकलीफ़ है तो आपको ये तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। इसका मतलब है कि अगर वालिदैन में किसी को दिल की तकलीफ़ है तो आपको अपने रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करना है। दूसरी बात यह है कि एज, पाकिस्तान में मर्दों में जो एवरेज एज है 45 से 55 साल की एज में हार्ट डिजीज़ लोगों को होती है, और फीमेल में ये एज 55 साल है। लेकिन क्योंकि अब फीमेल में टेंडेंसी एक ख्याल ये था कि फ़ीमेल में जो हार्ट डिजीज़ है वो थोड़ी लेटर एज में आती है, लेकिन क्योंकि अब डायबिटिक और शुगर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ओबेसिटी भी हो गई है फ़ीमेल में, तो ये डिज़ीज़ अब 55 ईयर फीमेल में हो गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मेल हैं, जो मर्दों में फीमेल से ज़्यादा हार्ट डिजीज़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा। आपने ये तो बता दिया कि किस एज के अंदर जो है ये होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ज़ाती तौर पर भी और अवामी तौर पर भी, क्योंकि आवाम का भी यही रुझान है कि वो डायग्नोज नहीं कर पाते कि ये दिल का मर्ज है या कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा होता है कि आपको दिल की जानिब जो है सीने में पेन उठता है, आपको पसीने आने लग जाते हैं और आप भागते हैं जी ECG कराने के लिए। 1-2 बार मैं भी जा चुका हूँ। तो ये डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाता है ताकि इसे खुद साख्ता खुद जो है आप घर पे जो है इसका ट्रीटमेंट फौरी तौर पे आप कर सकें, अगर ये वाकई हार्ट अटैक या जिसे माइनर हार्ट अटैक कहा जाता है तो? जी, ऑफ कोर्स यही जो इस पॉइंट में आने के लिए मुझे आपको वही बात बताना पड़ेगा कि जो पेशेंट जिसको जो मेल है 45 साल का है, वो उसकी फैमिली में हिस्ट्री है और उसकी उम्र, वो पेशेंट को अगर चेस्ट पेन होती है, जो हार्ट अटैक की चेस्ट पेन है वो एक डिफरेंट नोयत की चेस्ट पेन होती है। वो पेन होती है कि एक दबाव सा, एक वजन से छाती में होता है। ये चुभन नहीं होती, ये जलन नहीं होती। और ऐसे पेशेंट जैसे कि नॉन मॉडिफाइड, एक होते हैं मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होते हैं कि ऐसा पेशेंट जिसको जो हाइपरटेंशन है। पाकिस्तान में अडल्ट पॉपुलेशन में 17 से 20% लोग हैं जो हाइपरटेंसिव हैं। यानी इसमें यह है कि 45 साल से ऊपर के हर 3 अडल्ट में से 1 अडल्ट को हाइपरटेंशन है, और हर 60 साल से हर 2 बंदों में से 1 बंदे को हाइपरटेंशन है। तो हमें ये समझने की कोशिश है कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो हमने इस हाइपरटेंशन को मेडिकली ट्रीट करना है। मेडिकली ट्रीट ऐसे करना है कि 140/90 आपका अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको हमने ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। अब अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपको चेस्ट पेन हो रही है, तो हमें ये फैक्टर में नज़र आता है कि शायद आपको दिल की तकलीफ़ हो। तो दूसरा मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है वो डायबिटीज़ है। पाकिस्तान में 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो डायबिटिक है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेटली ये बात समझने की हमें ज़रूरत है कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिसमें हम रहते हैं, इस कंट्री में अगले 10 से 15 साल में एक एपिडेमिक आने वाली है। और वो एपिडेमिक, ये जो डायबिटिक पेशेंट 12% हैं, यानी 24 करोड़ की आबादी में से 2.5 करोड़ हैं, ये अगले 15 साल में, 10 से 15 साल में ये 300% बढ़ जाएंगे। तो हमारे लिए जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बड़ा टेस्ट होता है जिसको HB1AC कहते हैं कि हमें रूटीन में करा देना चाहिए। अगर आप 40 ईयर के फीमेल हैं और आपको चेस्ट पेन हो रही है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें रूटीन ये कराना चाहिए। उसके रिजल्ट्स आई थिंक सो 5 या 7 हो तो फिर उसको ठीक होता है। 7 से कम हो, बिल्कुल ऐसा ही है ना? जो 6 स्टैंडर्ड है कि आप जी एग्जैक्टली
एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं। जो 6 इसकी एज है, जो इसका जो कट ऑफ एज है वो एवरेज है, वैल्यू है वो 6 है, और जो 6.5 होगा तो आपको डायबिटिक की मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्री फास्टिंग है, जो हम BSR जो ग्लूकोमीटर से घर पे चेक करते हैं, जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो आपकी 130 से नीचे होनी चाहिए, और अगर जो 2 आवर्स मतलब 2 घंटे खाने के बाद है वो 170-180 से नीचे होनी चाहिए। जो तीसरा रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यंगर पॉपुलेशन में 12% पॉपुलेशन ऐसी है जो अब स्मोकर हैं। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि शीशा और ये जो फ्लेवर्ड स्मोक हैं। सर वक्त की हमारे पास डॉक्टर साहब कमी है, मैं वक्त की जाने जाना है। वेरी क्विकली जो है मैं चाहूंगा कि आप इसे रैप अप करें और ये बताइए कि इस रिस्क फैक्टर को हम कितना इजीली कम कर सकते हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट 3D इफेक्ट कहते हैं कि 3 D होते हैं। पहला D होता है ड्रिल, कि आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने 20 मिनट वॉक करनी है। दूसरा जो D है वो है डाइट, कि आपने मुतवसत खाना खाना है, आपने अपने ऑयली प्रोडक्ट से अपने आप को बचा के रखना है। और तीसरा D है ड्रग्स, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं और तो आपको अपनी मेडिकेशन टाइम पे लेनी है और इन सारी चीज़ों को। चले जी, बड़ा बिल्कुल सही हो गया। ये 3Ds इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो दिल आपका आएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसके साथ ही वक्फा लेते हैं, वक्त के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। ना कोई सरकारी फंड, ना ही कोई NGO, ना चंदा मुहिम और ना ही बहुत बड़ी कैंपेन, बस पुख्ता इरादा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद। बलोचिस्तान के गांव की किस्मत बदल गई। कारनामा अंजाम दिया है मारूफ पाकिस्तानी सिंगर हदीका ख्यानी ने, जिन्होंने सैलाब में तबाह हो जाने वाले जो विलेज है उसमें 270 पक्के मकानात तामीर करवाए हैं। उन्होंने किस तरह वहाँ पर काम किया। वो कौन सा फुकदा है जो वहाँ हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। और यही मिसाल जो है इसी शेर को जो है वो तशरीह हदीका ख्यानी साहिबा ने अभी कर दिखाई आपके सामने। हदीका, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ऑनर दिया और एक बहुत अच्छी सी आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नहीं, आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं और आप बिल्कुल जो काम कर रही हैं वो आवाम के सामने भी आना चाहिए, दुनिया के सामने आना चाहिए। अच्छा, बलूचिस्तान में ग्राउंड रूट लेवल पे आप काम कर रही हैं हदीका, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी BBC की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि सैलाब मुतासरीन फैमिली है और वो अपनी बच्चियों को, जिनकी बहुत ही कम उम्र है और वो 70 साल बूढ़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं शादी के लिए, और ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 मरतबा जो है ये हो चुका है। तो आप इससे वाकिफ हैं? क्या वाकई ग्राउंड रियलिटी यही है या फिर ये एक महज प्रोपेगेंडा है जो कि वहां के लिए बनाया जा रहा है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो सिर्फ फिर उस स्पेसिफिक एरिया की नहीं है। ग्राउंड रियलिटी तो फिर पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों की हैं। अगर आप बड़े शहरों में भी देखें तो इस तरह के वाकयात तो शायद बड़े शहरों के अंदर भी होते हैं। तो इसको जनरलाइज नहीं हम कर सकते, लेकिन इसको हम पॉइंट आउट ज़रूर कर सकते हैं। अगर BBC ने पॉइंट आउट किया है तो डेफिनेटली वो चीज़ प्रिवेल कर रही होगी, बट वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में प्रिवेल नहीं कर रही। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। छोटी बच्चियों की शादियाँ बड़ी उम्र के बंदों के साथ हो रही हैं, और ये बहुत रेयर है कि छोटे लड़के की शादी किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ हो रही हो। तो यहाँ पे हमारा एक सिस्टम जो है ना वो थोड़ा सा टोटली उलट सा है। बिल्कुल आप सही लेकिन कह रही हैं। बहुत सारी चीजें, अच्छा, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं सैरिश। आप चूंकि वहाँ पर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, वहाँ के बासियों में आप उठती बैठती हैं, उनसे मिलती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। रिपोर्ट अपनी जगह पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक रियलिटी है, और ना सिर्फ चक जमाली बल्कि इसके अलावा और भी पाकिस्तान के हिस्से जहाँ पर ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन अभी सैलाब आने के बाद जिस क्राइसिस से ये लोग गुजरे हैं, आपने इनके मसाइल सुने होंगे। किस तरह के मसाइल हैं? ये लोग क्या अपने बारे में बताते हैं आपको? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनका मसला जो है ना वो सर्वाइवल का मसला है एट दिस पॉइंट। मैं जब काम कर रही थी तो अगस्त से मैंने काम शुरू किया और अब तकरीबन अक्टूबर आने वाला है, ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया, और मेरा आना जाना वहाँ पे काफ़ी है, लोगों के साथ मुलाकात भी होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए उनकी सेहत है इस वक्त। पहले तो खाने पीने का सिलसिला था जो कि हम लोगों ने जितना प्रोवाइड कर सकी मैंने किया। अपनी बस कहते हैं ना समंदर में एक
कतरे के बराबर, और वो कतरा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं मैंने किया। मैं जब वहां से आती हूँ, जो लोगों के लिए होता है पता नहीं कैसे कर लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं किया। और जिनके पास पावर है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत एक अजीब सा हो जाता है कि क्यों नहीं दिख रहा उनका काम, नजर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं, एनजीओज बहुत अच्छी कुछ काम कर भी रही हैं, लेकिन लोग तो ट्रस्ट करते हैं ना, जिन एनजीओज को लोग देते हैं पैसे, तो वो ऑब्वियसली ये चीज देखना भी चाहते हैं। मेरा तो इतने छोटे से स्केल के ऊपर वो काम जो है ना, वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे तसल्ली होती है कि मैंने खुद उसको मॉनिटर किया है, मैंने उसको खुद लीड किया है, और अल्लाह ताला ने रास्ते मेरे लिए आसान किए क्योंकि नीयत साफ थी, इरादा साफ था। तो मैं लोगों के साथ जब बैठती हूँ तो मुझे एक चीज़ का बहुत एहसास होता है कि वहाँ पीने का साफ पानी नहीं है, और ये उनकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है उनका रीज़न है उनकी सेहत ख़राब होने का। स्पेशली प्रेग्नेंट औरतें, स्पेशली छोटे छोटे नॉर्मल छोटे छोटे बच्चे, तो उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। और हम जिस तरीके से अपने टैप वाटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन धोने में, मतलब हर चीज़ में एक फरावानी है खुले पानी की। और वहाँ पे जो मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं यहाँ पे जो एक पानी की बोतल भी बलूचिस्तान में पीती हूँ, जो कि बिल्कुल उसमें होती है बंद प्लास्टिक के अंदर, उसका पानी भी, उसकी भी जो टेस्ट है ना, वो एक खारा सा टेस्ट होता है। वो मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे इवन पीने का साफ पानी जो बोतलें हमें अच्छे मेस के अंदर और अच्छी जगहों के ऊपर एक ठहरे हुए होते हैं हम, तो उसमें भी पानी इतना खारा आ रहा है। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, जहाँ पे मवेशी पानी पी रहे होते हैं, वहीं से उनका पानी जो है वो बकेट्स में बच्चे डाल के और तकरीबन 10-10 मील चल के वो अपने घरों में वो पानी लेके आते हैं कैन में, और फिर उनके पास छोटे छोटे से ड्रम्स हैं, उसमें वो डाल देते हैं। फिर वो पानी जो खारा पानी है और जो उसके अंदर गंद है वो बैठ जाता है, बिल्कुल ऐसा वो बैठ जाता है, और फिर वो उसको ऊपर से पीते हैं। यानी कि इतना वो, बिल्कुल मैं ऐसा आपको क्या बताऊं, वो गटर टाइप का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, ऐसा ही है वहाँ पर। मामलात ज़िंदगी ना होने के बराबर है। यानी आप ये देखिए, ये बेसिक है, आपके पास खाने की रोटी और पीने का पानी, ये सिर्फ ये दो वो चीज़ें हैं, और एक हवा सांस लेने के लिए, इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ये बेसिक है जो कि नहीं हो पा रहा है। अभी आपने जिक्र किया बड़ी बड़ी एनजीओज का, जो कि मिलियंस में जो है जिनके पास फंड्स हैं और जो कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं यह चाहूँगा कि आप यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, तो हमारे नाजरीन के लिए और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ये बताएं कि आप जिस लाइफ से यहाँ पर आई हैं, जो शोबिस का एरा आपने जिया है, जो देखा है, जो स्टारडम आपके साथ रहा है, जो आपने एक समझ लीजिए कि जिंदगी की हर वो चीज़, हर वो आसाइश आपने हासिल कर ली जो कोई हासिल करना चाहता है। वहाँ से आपका ये सफ़र जो कि उस जगह पर जा पहुँचा है जहाँ पीने का पानी भी नहीं है, वो क्या चीज़ थी ऐसी जिससे हदीका कियानी को ये लगा कि नहीं, मुझे एटलीस्ट जो भी अल्लाह ताला ने दिया है उसमें कुछ चंद पॉइंट्स ही सही, वो कुछ कतरे ही सही जो इस समंदर में मैं दे सकती हूँ। किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया ताकि अगर कोई आपको देख रहा है और आपसे इंस्पायर है तो वो आपकी स्टोरी को फॉलो करे? फहीम, थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को ज़र्रा भी नहीं समझती, मैं कुछ भी नहीं हूँ बस, लेकिन मुझे ये है कि मैं रब की क्रिएशन हूँ। जब हम सारे के सारे क्रिएटर की क्रिएशन हैं, तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर शारक के करीब है हमारा रब। तो अल्लाह ताला जब आप इरादा बांधते हैं, और वो इरादा और वो नीयत जो होती है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही आपके लिए एक तोहफा सा होता है। आपने अपने आप को डिग इन करना है, अपने साथ बैठना है, सोचना है कि मेरे ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी वालदा ने इस चीज़ को ट्रिगर किया 2010 में, 2005 में, बल्कि थोड़ा सा उससे भी पहले मैं चली जाऊंगी, क्योंकि 2005 में तो अर्थक्वेक आया था माशाल्लाह से, तो बेटा मेरी ज़िंदगी के अंदर आया उस अर्थक्वेक के सारे वाक़े से। उसके बाद उससे पहले से मैं ईदी साहब के साथ काम कर रही थी, और मैंने उनको जितना अनकंडीशनली मिसेस बिल्किस ईदी को मैंने काम करते देखा, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन वो थी। मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मेरी वालदा थी। जब मैं छोटी थी तो उन्होंने सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया। वो मदर एंड चाइल्ड होम में मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने उसको डायरेक्ट किया, GM थी वो वहाँ की, और वो वॉलंटरली अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जो है वो हेडमिस्ट्रेस की छोड़ के मुजफ्फराबाद में गई थी कश्मीर में। और वहाँ पे हम छोटे छोटे थे, तीनों बहन भाई, और हम वहाँ पे जाके 1 साल रहे, वहाँ नीलम पब्लिक स्कूल में पढ़े, और हमने अपनी मदर को देखा, और मैंने देखा कि वो किस तरीके से अनकंडीशनली वॉलंटरली काम कर रही हैं।
मदर एंड चाइल्ड, जहाँ पे ख़वातीन का एक पूरा सेंटर उन्होंने बनाया। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी, मैं समझती हूँ। तो उन्होंने मुझे 2010 में जब फ्लड्स आए तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो बैठ के सिर्फ बात कर रही हो, तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारे पास इज्जत है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आवाज़ दी है, तो तुम उस आवाज़ को उठाओ और उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो मेरे दिमाग में ये बात, किसी का शेर उन्होंने बोला तो वो कहते हैं ना गड़ गई जाके वो बात मेरे दिल के अंदर कि वाकई मैं सिर्फ बातें क्यों कर रही हूँ, मतलब ये बैठ के घर में ये क्यों सोच रही हूँ कि हाँ ये भी हो जाता, वो भी हो जाता, मैं कुछ कर लेती क्यों? दिस इज वन लाइफ, यू कैन टेक लिटिल स्टेप्स। आपको बड़े स्टेप्स की जरूरत भी नहीं है, आप छोटे छोटे स्टेप्स, कहते हैं ना बेबी स्टेप्स आप उठाएं और उसके बाद अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आसान करता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपने कैसे कर लिया, ये क्योंकि ये आप नहीं कर रहे होते, ये आपसे वो करवा रहा होता है, आपका खुदा आपसे सब कुछ करवा रहा होता है। तो मैं मेरी बहुत क्लियर अप्रोच है इस चीज़ के अंदर। मैं फिर दोबारा से कहूँगी कि मैंने कोई चीज़ उस तरह से 1+1+1 करके इस तरह नहीं की। मैंने सिर्फ सोचा, इरादा बांधा और बहुत अच्छी नियत के साथ बांधा कि अल्लाह होता है जो कि मदद करता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा अधिका, मुझे एक बात बताइए कि मेरे ज़हन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे जितना हो सके जानने की कोशिश करूँ। नंबर 1 तो आपने ये बताया कि जितना आपसे हो सका आपने अपनी फुल कैपेसिटी में जो कर सकती थी किया। फिर वो बड़ी बड़ी NGOs भी हैं, वो मिलियंस के फंड्स भी हैं, लेकिन उनका काम उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। फिर ये रिपोर्ट भी है जो कि इस वक्त हमें बरतानवी नशियाती इदारे की, उनका काम मुझे शायद जिन इलाकों में मैं काम कर रही हूँ शायद मुझे वहां नजर नहीं आया। आई एम श्योर कि बहुत अच्छे जो अखुवत है और बहुत सारे और हैं जो काम अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका काम लोगों को वहाँ पे बलूचिस्तान में नजर आ भी रहा होगा। लेकिन जिन इलाकों में मैं कम अज़ कम इन इलाकों को जो पॉइंट आउट किया है FC ने, विंग 72 वहाँ पे DMJ में, डेरा मुराद जमाली में, तो वो बिल्कुल उस तरह के इलाके थे जिनमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने वहाँ चक्कर भी लगाया और देखा भी है। बहुत मुश्किल इलाके हैं वो, क्योंकि वहाँ पे रोड्स नहीं है और आपको खड्डों में से निकल के और गुजर के मीलों मील तक जो है वो कोई मैटरनिटी सेंटर नहीं है। स्कूल पे जो बच्चे जा रहे हैं बस्ते उठा के, वो मेरे ख्याल में कोई 10-10, 15-15 मील चल के जा रहे हैं। बड़ी हिम्मत है। और बच्चियां तो वहाँ पढ़ नहीं रही, क्योंकि वो बच्चियों को किस तरीके से मीलों मील भेजें स्कूलों के अंदर। अच्छा तो ये मुझे बताइएगा कि अब इस सारी सूरत हाल में भी जब मैं बरतानवी नशियाती इदारे की जो रिपोर्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी है और उसमें जो बातें बताई गई हैं बच्चों को बेचने के हवाले से या फिर छोटी बच्चियों की शादियां बड़े आदमियों से करवाने के हवाले से, ये भी खैर एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे रियासत की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मामलात क्या चल रहे हैं, या फिर इस पर वहाँ पर भेजा जाए, कमेटी बनाई जाए और चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ज़रूरत किस चीज़ की है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया जाए। आपको क्या लगता है कि आप इस एंड पे क्या कुछ कर सकती हैं, किरदार अदा कर सकती हैं? क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ये होशरुबा इंकिशाफात हैं, हैरानगी हो रही है कि ये कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में। देखिए, हैरानगी शायद इसलिए हो रही है कि अब डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ों में हैरानगी हो रही है, लेकिन ये चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं सालों साल से। इसलिए कुछ चीज़ों के ऊपर मैं अब आपको क्या बताऊं, मतलब मैं एक अभी ड्रामा भी कर रही हूँ, आपको शायद अंदाजा होगा, वो हादसा ड्रामा, उसके अंदर ठीक है रेप विक्टिम के ऊपर है। तो लोगों को लगता है कि जैसे वो कोई ग्लोरीफाई हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ लोगों को अवेयर करवाई जा रही है। अवेयरनेस है फहीम और सहरिश, मतलब अवेयरनेस है लोगों को, हम एड्रेस कर रहे हैं। इस दफ़ा भी डिजिटल मीडिया के ऊपर ये चीज़ एड्रेस हो रही है। आई थिंक लोग अवेयर हैं इन चीज़ों के ऊपर कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे डीमंस हैं जो कि अभी निकल के उभर के सामने आ रहे हैं। अदरवाइज वो लिड बंद था, उस लिड के अंडर जो सब चीज़ें हो रही हैं ये सालों साल से हो रही हैं। तो इसलिए अब निकल के डिजिटल मीडिया की वजह से या मीडिया की वजह से हमें वो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं। इवन मैंने जो कुछ चीज़ें मैंने सुनी कि वहाँ पे जो अगर कोई यंग लड़की की के हस्बैंड की डेथ हो जाए या शहीद हो जाए वो, या उसकी डेथ हो जाए, तो वो यंग लड़की जो है वो फिर पेरेंट्स उसको सेल आउट कर देते हैं शादी के लिए, और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के पास रह जाते हैं। वो जो बच्ची है जो विडो हो जाती है, वो अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकती अपने ससुराल में। यानी ये चीज़ें इस तरह की भी वहाँ पे हैं। और बहुत सारी जो चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी कि मैटरनिटी
के टाइम पे आपका डिलीवरी का टाइम है तो वो रेडियों के ऊपर बेचारे हस्बैंड लेके जा रहे हैं और रास्ते में ले जाते खड्डों के अंदर अब मीलों मील किसी डिस्पेंसरी में लेके जाना है उन्होंने, तो वो कहाँ से हॉस्पिटल और कहाँ से क्या, मतलब इतना ज्यादा मसले हैं वहाँ पे कि सर्वाइवल के ही मसले नहीं खत्म हो रहे। तो सर्वाइवल के मसले खत्म नहीं हो रहे हैं। हदीका साहिबा, पता है एक बात अभी आपने जिक्र किया ना, आपसे इजाजत लेने से पहले मैं वो जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि आपकी वालिदा के एक शेर ने आपको इंस्पायर किया था। अभी आपकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर जो चीज़ मुझे इंस्पायर कर गई है वो ये है कि जी हश्र में मेरा हश्र क्या होगा, तेरी जानिब अगर खुदा होगा। ये वो आवाम जो है उसको मुखातिब करके मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच जो आप कर रही हैं उसके लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दैट काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। के साथ ही मैं नाज़रीन को बता दूं कि कल 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हमारा खुसूसी शो होगा जो कि आपने लाजमी देखना है। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुनिया बोल है से मुझे और सारिश को अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।